अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज की मीटिंग में हमने इस चैप्टर 3 का जो कल हिस्सा पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जैसा कि कल आपको मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि क्वेश्चन आंसर सेशन इट विल बी देयर इन द स्टार्ट। सो नाउ यू आर टू रेज योर हैंड्स। I shall give you a chance turn by turn. You are to ask questions, whatever queries you have regarding this lecture. And after this, we are to complete remaining part of this lecture, this chapter, I mean, which was left yesterday. And we are to finish this chapter. जी बेटे। सर जी, चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। चैप्टर 1 का बेटे मैंने कल का टाइम रखा है। कल चैप्टर 1 की डिस्कशन होगी और परसों जो है वो इसी चैप्टर की डिस्कशन होगी, ये जो अब हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके। अगर कोई एक क्वेश्चन है आपका पूछ सकती हैं। नहीं मैम, कल पूछ लूंगी। चलें ठीक। इस कल के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। नो। ओके, नेक्स्ट। सर एक दफा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बता दें। डीएनए रेप्लिकेशन, मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसके स्लाइड भी सामने रखूंगा। ये देखें, ये प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का। डीएनए रेप्लिकेशन में बेटे ये होता है कि डीएनए एग्जैक्ट अपनी कॉपीज बनाता है। वो प्रोसेस जिसमें डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। इसके जो स्टेप्स हैं उनमें पहला स्टेप जो है दैट इज अनवाइंडिंग। कि जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल शेप में होता है, डबल हेलिक्स शेप में होता है। तो ये देखें, ये फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स। अनवाइंडिंग होती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की, पहला स्टेप है ये। उसके बाद क्या होता है, जब अनवाइंडिंग हो जाती है, ये आप अगली स्लाइड पे देखें, ये अनवाइंडिंग हो गई है। अनवाइंडिंग के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो रही हैं, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं उसके बाद। और जब दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाती हैं तो नेक्स्ट क्या होता है, हर इस स्ट्रैंड के साथ न्यू स्ट्रैंड एक तैयार होती है। कहां से होती है, जो न्यूक्लियोटाइड्स साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं वो, ये देखें यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इस ओल्ड स्ट्रैंड्स के साथ मिलते जा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली जो स्ट्रैंड उसके साथ भी और राइट साइड वाली के साथ भी। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो ओल्ड थी उनके साथ ये एक एक नई स्ट्रैंड बन जाती है और इस तरह से जो एक डीएनए था उससे दो बन चुके हैं डॉटर डीएनए। ये होल प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए ने अपनी कॉपी तैयार कर ली है। कैसे हुआ बेटे, सबसे पहले अनवाइंडिंग हुई है उसकी, ये इस स्टेप में देखें, ये अनवाइंडिंग हुई है, ये डबल हेलिक्स शेप थी, अनवाइंडिंग हुई। अनवाइंडिंग के बाद दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुई हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है कि हर ओल्ड स्ट्रैंड के साथ एक एक नई स्ट्रैंड बनती गई है। तो इस तरह से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दो मॉलिक्यूल बन चुके हैं। सो वी कैन से डीएनए हैज रेप्लिकेटेड इटसेल्फ। यस, नेक्स्ट। योर क्वेश्चन इज क्लियर बेटे, जिसका क्वेश्चन हो तवज्जो रखें। बेटे मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट, आपने आपको म्यूट ना किया करें जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं दे देते। नेक्स्ट। सर आप प्लीज एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है। अब बेटे आपने म्यूट नहीं करना खुद को, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपने सुनना है। अगर क्लियर हो जाता है तो मुझे बता करके आंसर क्लियर हो गया फिर म्यूट कर लें। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, आपको ये कल मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, जो ऑक्सीजन के जरिए होता है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो बगैर ऑक्सीजन के होता है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये फर्मेंटेशन जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज नहीं होती, और इस फर्मेंटेशन के दौरान फिर क्या होता है, ये दो इसकी आगे किस्में, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यीस्ट, बैक्टीरिया वगैरह, इनके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही होती है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो भी एनारोबिक है, लेकिन उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, लैक्टिक एसिड है उसमें, वो हायर एनिमल्स जो हैं उनके अंदर होती है। मतलब मैं आपने एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखें, आफ्टर स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रनिंग वगैरह बहुत ज्यादा करें, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि पाँव में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि खलियां पड़ गई हैं। ये जो खलियां पड़ गई जिसे कहते हैं, ये असल में मसल्स के अंदर टू मीट एनर्जी डिमांड प्रोसेस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, और उसके रिजल्ट में कुछ एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो मसल्स में इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से मसल्स में वो पेन शुरू होती हैं, और जिसे हम कहते हैं कि खलियां पड़ गई हैं। तो वो रिमूव कैसे होती हैं, रेस्पिरेशन के साथ, कि आप उसके बाद जो है फौरन स्टॉप ना करें एक्सरसाइज को, अपनी जो सांस लेने का प्रोसेस है इसको कंटिन्यू रखें, आस्ता आस्ता आपकी एक्सरसाइज हो या वॉक जो है वो करें, ताकि वो जितना होता है ये लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है। जी बेटा। सर मैंने एक और चीज पूछनी है जी कि बेटा। आपने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जी और उनके अंदर मोर देन 1000 जीन्स होते हैं, तो सर जी। हर एक जीन्स के का अंदर। अलग काम होता है या फिर यस सर, जी तो बिल्कुल हर ऐसे। एक जीन्स का अलग फंक्शंस होते हैं या फिर ग्रुप्स में काम करते हैं? जी हर जीन का जो है वो काम अलग होता है, जीन्स जितने हैं उनके डिफरेंट काम होते हैं। और ये बात ध्यान में रखें कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर, हर सेल के अंदर क्रोमोसोम तो 46 ही होते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गन के अंदर सिर्फ वही जीन्स फंक्शनल होते हैं जिन्होंने उस ऑर्गन के काम को कंट्रोल करना होता है, बाकी जीन सारे इनएक्टिव होते हैं। जी बेटे। नेक्स्ट। जी सर आप इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम समझाते हो 13 और 14 नंबर वाली स्लाइड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, ठीक है, एक ये होगा, आपने म्यूट नहीं करना खुद को, साथ साथ मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जीन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरियम के अंदर। स्लाइड के थ्रू ही मैं को स्लाइड जहां पे ये प्रोसेस एक्सप्लेन हो गया है, ये देखें, इंट्रोडक्शन जीन का बैक्टीरियम के अंदर। इसके लिए देखें बेटे, जीन्स का काम क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन, कोई भी खास प्रोटीन जिसकी इंफॉर्मेशन उस जीन में है, उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, उसको बनाना। और वो प्रोटीन यूज कहाँ होनी होती है, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल पर्पसेस में। स्ट्रक्चरल मीन कोई स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे सेल मेम्ब्रेन्स में यूज होती हैं। फिजियोलॉजिकल पर्पस यानी किसी न किसी फंक्शन में यूज होना।
अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले तो जो चीज चाहिए होती है, जो प्रोटीन चाहिए होती है, उसकी सर एक मिनट स्टॉप, सर एक मिनट स्टॉप करें, वो मैं छोटा भाई आगे शो में जाएगा, उसको छोड़ो फिर। जी बेटे, जीन का मैंने बताया कि सबसे पहले हम उस जीन को सिलेक्ट करते हैं जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। जब हमें पता चल जाता है कि ये जीन बॉडी के किस पार्ट में मौजूद है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है उसको आइसोलेट करना। हम उस जीन को कट करते हैं एंजाइम्स के जरिए बॉडी के उस हिस्से में से। कट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंसर्शन का, कि हम उसको बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं? बैक्टीरियम में प्लाज्मिड होते हैं। ये देखिए, ये सर्कुलर जो पीसेस ऑफ डीएनए हैं, इनको प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये प्लाज्मिड हम लेते हैं और प्लाज्मिड लेकर ये देखिए उसको भी उसी एंजाइम से कट कर लेते हैं। जिस एंजाइम से हमने इस जीन को काटा था, उसी एंजाइम से हम इस प्लाज्मिड को काटते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हम उस जीन को इस कट प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देते हैं लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम के जरिए। फिर हम इस प्लाज्मिड को, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब बन चुका है, वो प्लाज्मिड जिसमें हमारा जीन ऑफ चॉइस अटैच हो चुका है, अब ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये बैक्टीरियम जो है आगे डिवाइड करता जाएगा और हमारा जीन भी साथ साथ डिवाइड करता जाता है, और जो प्रोटीन उसने बनानी होती है वो बनती जाती है। ये बेटे, सर जो ऊपर वो एक शेप बनी है वो जीन है? कहाँ बनी है सर जो गोल गोल के ऊपर जो, ये वाला? सर नहीं, ये सर सर इसकी जो इसके अंदर जो है, ये वाला? सर ये जिसके नीचे बैक्टीरियम लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये जो बेटे गोल है, ये सर्कुलर पीस, ये डीएनए का, ये प्लाज्मिड है, और जो ये इधर आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। सर नहीं, ये बॉक्स है जो जिसके नीचे बैक्टीरियम लिखा है, ये पूरा बैक्टीरियम है। ये पूरा एक बैक्टीरियम है, उसके अंदर ये डीएनए उसका अपना और ये उसका प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड हमने लिया है, उसको कट किया था, इधर से जीन भी काटा था, उसके बाद जीन को प्लाज्मिड के साथ अटैच किया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, इसको हमने इस बैक्टीरियम में डाल दिया। 13 और 14 स्लाइड समझा दें। 13 और 14 स्लाइड, ये बेटे 13 स्लाइड है। इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस हमने करवानी होती है, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने वाला जीन जिस्म के किस हिस्से में मौजूद है। अब हमें इंसुलिन अगर चाहिए तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास में प्रोड्यूस होती है। इसलिए देखिए ये पैंक्रियास शो किया हुआ है। पैंक्रियास जो कि स्टोमक के साथ ये एक ग्लैंड सी होती है, उस पैंक्रियास से देखें ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल जो है उसको अलहदा किया है। इन सेल्स का मैंने नाम भी बताया था, आइलेट्स ऑफ लांगरहन। आइलेट्स ऑफ लांगरहन, आइलेट्स की स्पेलिंग है ISLETS। आइलेट्स ऑफ लांगरहन जो है ये सेल्स हैं जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। हमने पैंक्रियास से वो सेल ले लिया है, उसके बाद क्या किया है, एंजाइम के जरिए जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसके जरिए हमने ये जीन काटा है। अब ये वो जीन है जिसने इंसुलिन की प्रोडक्शन करवानी है, या हम कह सकते हैं कि इंसुलिन की प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन रखता है। इसके साथ साथ हमने ये बैक्टीरियम का प्लाज्मिड लिया है, उसको उसी एंजाइम से कट कर लिया है। अगले स्टेप में हमने इस जो कटा हुआ प्लाज्मिड है इसके साथ अपना वो जीन अटैच कर दिया है, डीएनए लाइगेज एंजाइम के जरिए उसको अटैच कर देते हैं। अब ये बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ये बैक्टीरिया में वापस डाल दिया है जहां से लिया था, जिस टाइप के बैक्टीरिया से ही आया था।
तो उसके बाद क्या होगा, ये बैक्टीरियम अब डिवाइड होगा, और जब न्यू बैक्टीरिया बनाएगा तो हमारा जीन भी साथ ही डिवाइड होकर, देखें दोनों न्यू जो डॉटर बैक्टीरिया थे उनके अंदर चला गया है। अब हमारा जीन तो मुसलसल इंसुलिन की प्रोडक्शन करता जाएगा। ये देखिए, ये नीचे उन्होंने शो कर दिया है कि इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, हम इसको कलेक्ट कर लेंगे बैक्टीरिया की कॉलोनी से। बेटा ये स्लाइड क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें एडवांटेज इंसुलिन का जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से जो बनती है उसका एडवांटेज पूछा गया है। इसमें ये होता है कि जो पहले जीन इंसुलिन यूज होती थी ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ये एनिमल्स से हासिल की जाती थी। एनिमल्स में मैंने बताया था कि पिग के पैंक्रियास से ये ली जाती थी, और अक्सर पेशेंट्स को क्या होता था, शुगर पेशेंट्स को एलर्जी हो जाती थी, क्योंकि ये इंसुलिन जो एनिमल से ली जाती थी इट वाज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन। अब नाउअडेज क्या होता है कि ये इंसुलिन हम प्रोड्यूस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के जरिए, जैसा कि यह भी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। ये इंसुलिन प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, मेथड है, ये बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है। तो इसके जरिए जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से यानी जो बनाते हैं इंसुलिन, तो उससे क्या होता है, वो जो प्रॉब्लम्स आते थे पेशेंट्स को वो नहीं आते, वो पेशेंट्स के प्रॉब्लम नहीं आते। ठीक है, जो पेशेंट्स प्रॉब्लम फील करते थे एलर्जी वगैरह, वो इसमें अब नहीं होते। ओके। ये स्लाइड क्लियर है आपको? यस और कौन से स्लाइड का था सर, बस यही था। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी बेटे, कोई और स्टूडेंट? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी बेटे? पूछना था, जी। ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, तो ये सारे प्रोसेस में प्रोटीन कैसे बनती है? बेटे देखें, जब हम बैक्टीरिया के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जैसा कि ये देखें यहाँ पे हम जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है हमने, तो बैक्टीरिया आगे डिवाइड होता जाता है, न्यू बैक्टीरिया बनाता जाता है, और न्यू बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन भी जो है डिवाइड होकर ट्रांसफर होता जाता है। इस जीन ने इंसुलिन की प्रोडक्शन को चूंकि कंट्रोल करना होता है, तो इंसुलिन मुसलसल बनती जाती है। हाँ जी बेटे। नेक्स्ट। और सर मैंने आपसे एक और भी बात पूछनी थी, पूछे। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया जाता है तो वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। फॉरेन जीन में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन, जैसा इसी स्लाइड में देखें जो आपके सामने है, इंसुलिन प्रोडक्शन वाली स्लाइड, इसमें ये जीन हमने लिया था पैंक्रियास से, ह्यूमन पैंक्रियास से लिया था, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, प्रोड्यूसिंग सेल से ये जीन लिया था। अब इस जीन को हमने क्या किया, प्लाज्मिड के साथ जब अटैच किया तो ये प्लाज्मिड कहलाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, और जब इस प्लाज्मिड को हमने बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर दिया है तो ये बैक्टीरियम कहलाएगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। इसी तरह कोई भी और ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर जब हम जीन इंसर्ट कर देंगे तो वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी सर, जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, सर इसके अंदर बैक्टीरिया फर्दर खुद डिवाइड हो जाता है? बैक्टीरिया बेटे याद रखें, हर बैक्टीरियम जो प्रोड्यूस हुआ है अगले 20 मिनट के बाद उसकी ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है और वो डिवाइड होकर 2 बैक्टीरिया बना देता है, हर 20 मिनट के बाद, खुद ब खुद। जी जी, बस हमारा काम होता है कि हमने इसमें एक और जीन इंसर्ट करना होता है। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट। अगर मीटिंग एंड होती है फौरन आपने ज्वाइन कर लेना मीटिंग को, हम नेक्स्ट पार्ट जो उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन किसी का तो पूछें अभी।
सर आप ये वाला क्वेश्चन समझा देंगे, मतलब पैराग्राफ जिसमें लिखा हुआ है हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम। ये पैराग्राफ इसमें देखें। यस। पहला स्टेप उन्होंने बताया कि जो पहला स्टेप है जीन को इंसर्ट करने का बैक्टीरियल सेल में, वो आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन मीन कि हम जीन को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो जीन हमें किसी प्रोटीन के लिए चाहिए वो बॉडी के किस हिस्से में हो सकता है। जैसा हमने इंसुलिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जीन देखा कि वो पैंक्रियास के अंदर होता है, तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन थी। दूसरा स्टेप क्या है? आइसोलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, उस जीन को उस ऑर्गन से अलग करते हैं। जैसा ये देखें, ये नेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये देखो पहले आइडेंटिफिकेशन हुई कि पैंक्रियास में है वो जीन, और उसके बाद ये है आइसोलेशन कि हमने वहां से क्या किया, सेल लिया, सेल के बाद उसमें से जीन को अलग कर लिया। ये जो जीन को अलग करना है ये आइसोलेशन है। ये जो सेल लिया था ये सिलेक्शन थी, ये या आइडेंटिफिकेशन इसको कहते हैं। ये उसके बाद ये है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन के बाद नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट जो आपका उसी पैराग्राफ के हवाले से मैं बता देता हूं कि देखें आइसोलेशन के बाद क्या होता है कि जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन जो होता है फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, डोनर मीन वो ऑर्गेनिज्म जैसे हमने लिया है, उससे लेते कैसे एंजाइम यूज करते हैं उस जीन को कट करने के लिए। अब ये जो आइसोलेटेड जीन होता है इसको फिर हम अटैच करते हैं प्लाज्मिड डीएनए के साथ जो कि बैक्टीरियम से लिया गया होता है। अब इस बैक्टीरियम के डीएनए से जो प्लाज्मिड लिया है हमने, उस प्लाज्मिड को भी उसी एंजाइम से हमने कट करना होता है जिस एंजाइम के जरिए हमने डोनर का जीन काटा होता है, ताकि एक जैसे एंड्स रहें, स्टिकी एंड्स इनको कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो कट प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड डीएनए, उसके साथ हम अपने जीन को अटैच कर देते हैं, और अटैच करने के बाद ये अब क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये प्लाज्मिड कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट कर देते हैं बैक उसी बैक्टीरियम के अंदर जैसे वो प्लाज्मिड हमने आइसोलेट किया था। तो इस तरह से वो बन जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, जो उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। ओके सर, थैंक यू, समझ आ गई। कोई और क्वेश्चन? सर नो। आप म्यूट कर लिया करें। ये बेटे आपने कोई क्वेश्चन अभी पूछना है, आपका हैंड रेज है। सर वो मैंने अपना है नीचे नहीं किया था। ओके, हैंड जो है वो डाउन कर लिया कर। हाँ जी, आई थिंक नाउ नो क्वेश्चन इज देयर। वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट वैक्सीन्स। वैक्सीन्स का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें मीटिंग एंड होती है दोबारा आपने ज्वाइन कर लेना है, फौरन ही ज्वाइन करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। वैक्सीन बेटे क्या होती है? व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें के वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस होते हैं, वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस होते हैं किसके? उसी डिजीज के होते हैं जिसके अगेंस्ट वो बनाई जा रही होती है। और इसका मकसद क्या होता है? टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना अगेंस्ट अ डिजीज, उस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करना। जब वैक्सीन को हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो जो ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी के, वो इन वीक या डेड पैथोजेंस को रियल वंस ही समझते हैं, इन्हें फॉरेन पार्टिकल समझते हैं। फॉरेन मीन आउटसाइड से आने वाले, किसी और ऑर्गेनिज्म से आने वाले। तो रियल वंस कैसे? कि जैसे कि वो लाइव हैं। और फिर क्या करते हैं ब्लड सेल्स? प्रिपेयर करते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं, ये ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, या ब्लड के अंदर मौजूद हैं। अब इन्होंने उनको तो क्या मारना था, वो तो पहले ही भरे हुए थे, डेड पैथोजेंस हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे वैक्सीन के जरिए। लेकिन ये हुआ कि हमारे बॉडी सेल्स एक्टिव हो गए हैं, अब ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन कि जो पहले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं वो भी ब्लड में मौजूद हैं। अब खुदा ना खास्ता रियल पैथोजन अगर बॉडी में एंटर होता है, कोई भी वायरस था जिसके अगेंस्ट आपने ये वैक्सीन यूज की हुई है, अगर वो बॉडी में किसी न किसी सोर्स के जरिए एंटर हो जाता है
तो ये जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज ब्लड में मौजूद होते हैं, ये उसको इमीडिएटली उस वायरस को या जो भी पैथोजन है उसको खत्म कर देते हैं। पैथोजन ब्लड कहते हैं डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं। तो ये उसको फौरन किल कर देगा। इस तरह से बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, कि हमारे बॉडी जो है, हमारी बॉडी बीमारी से बच जाती है। अब नाउ डेज क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोटीन्स जो पैथोजेंस की होती हैं, यानी वही जो डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ही प्रोटीन्स होती हैं, उनके अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती हैं। अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये कोई डिजीज तो काज नहीं करती हमारी बॉडी में, लेकिन अगर हमारी बॉडी में ये प्रोटीन्स इंजेक्ट कर दी जाएं तो स्टिमुलेट कर देती हैं ब्लड सेल्स को टू मेक एंटीबॉडीज, यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। अब स्टिमुलेट होना, स्टिमुलस आपको पहले चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। स्टिमुलेट हो जाना मीन टू बिकम रेडी टू डिटेक्ट समथिंग एंड टू बिकम रेडी टू रेस्पॉन्ड, ये होता है स्टिमुलेट होना। तो ब्लड सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट, सॉरी किसको कहा मैंने, जी जो हमने प्रोटीन्स इंजेक्ट की उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड सेल स्टिमुलेट होकर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो जीन होता है, हम ऐसी प्रोटीन का जो कंट्रोल करने वाला जीन होता है, कौन सी प्रोटीन, जो पैथोजन यानी डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन है, उसको उस प्रिपेयर करने की इंफॉर्मेशन रखने वाला जो जीन होता है, ये हम लेते हैं उस बैक्टीरियम से, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको फिर हम इंसर्ट कर देते हैं इनटू बैक्टीरियम। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम हमारा बनता है, ये आगे मल्टीप्लाई होगा, कॉलोनीज बनाएगा और क्या प्रिपेयर करेगा, पैथोजन प्रोटीन्स। क्योंकि हमने जीन कहां से लिया हुआ है, पैथोजन से लिया हुआ है। उस जीन ने क्या करना है, उसी पैथोजन की प्रोटीन्स बनानी है। ये प्रोटीन्स वैक्सीन के तौर पे काम करती हैं। अब ये प्रोटीन हम इकट्ठी कर लेते हैं, हमारी वैक्सीन्स बन गई हैं। इनको जब हम इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये किल कर देंगी उस काइंड के पैथोजन को जिससे हमने ये जीन लिया था, जिससे हमने जीन लेकर वैक्सीन बनाई थी, ये उसको किल कर देते हैं। इस तरह से ह्यूमन बॉडी जो है इट बिकम सेफ फ्रॉम दोस काइंड ऑफ पैथोजेंस जिनके अगेंस्ट हमने वैक्सीन यूज की है। तो वैक्सीन मसलन हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मीजल्स, इनके अगेंस्ट जो है वो डेवलप हो चुकी है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, और मलेरिया और HIV के अगेंस्ट जो है ये डेवलप हो रही है। अदर इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बेटा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि वैक्सीन्स क्या हैं, वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस होते हैं जो बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, तो बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। वो एंटीबॉडीज ब्लड में रहती हैं। अगर रियल पैथोजन बॉडी में एंटर हो जाए तो ये जो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ये उसको खत्म कर देते हैं। हमारी बॉडी जो है सेफ रहता है डिजीज से। और नेक्स्ट बताया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को यूज करके वैक्सीन बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं कि जो पैथोजेंस हैं यानी डिजीज काज करने वाले जो जर्म्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी प्रोटीन को की सिंथेसिस को कंट्रोल करने वाला जीन लेते हैं उन्हीं से, और उस जीन को दूसरे बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करके उसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम बनाते हैं। वो फिर आगे डिवाइड होता जाता है, कॉलोनीज बनाता है। तो वो जीन चूंकि उसी प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है तो प्रोटीन बनती जाती है। ये प्रोटीन हमारे पास इकट्ठी हो जाती है, ये हमारी वैक्सीन बन जाती है। जी बेटे, आपको वैक्सीन के बारे में जो मैं बता रहा था कि ये प्रोटीन्स जो पैथोजन से लिया गया जीन हमारे इस सिलेक्टेड बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करता है, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और ये हमारी वैक्सीन रेडी हो जाती है।
ये वैक्सीन हम जिस पर्सन को इंजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और ये एंटीबॉडीज अब ब्लड के अंदर रहती हैं। अगर रियल पैथोजन जो है वो एंट्री करता है बॉडी में तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट जो ये एंटीबॉडीज हैं उसको किल कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे जिस पैथोजन से हमने जीन लेकर वो वैक्सीन बनाई थी उसी पैथोजन के लिए ही वो काम करेगी, क्योंकि उसी के अगेंस्ट ही हमारा बॉडी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो स्टिमुलेट हुआ है और अकॉर्डिंगली एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो रही है। इसमें अभी कुछ बच्चे जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। इशू नहीं होना चाहिए इनका। ओके, नेक्स्ट जो है हमने इसके बाद नेक्स्ट जो चीज देखनी है जी बेटे, अभी सब बच्चे आ चुके हैं। ये वैक्सीन्स का मैं आपको रिपीट कर देता हूं। ये पैथोजन की बात कर रहा था कि पैथोजन से जीन लेकर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के जरिए हम प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन क्या होती है, ये वैक्सीन का काम करती है। और ये वैक्सीन हम जब बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो हमारी बॉडी में उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा हो जाती है जिस पैथोजन से वो जीन लिया होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन जो है मलेरिया की, HIV की, ये डेवलप हो रही हैं, जबकि ये टाइफाइड, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी वगैरह इसकी प्रोड्यूस हो चुकी हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स जो हैं लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह, ये भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर के अंदर। अभी हमने हेल्थ से रिलेटेड देखा, अब हम इसकी एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की हेल्थ में देखते हैं, इसमें एग्रीकल्चर में देखते हैं कि वो क्या है। बायोटेक्नोलॉजी ने बेटे रेवोल्यूशनाइज किया है, रेवोल्यूशनरी रोल प्ले किया है इसमें हमारी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में और हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में, फसलों की पैदावार को बढ़ाने में और पौधों की जो वैरायटीज हैं उनको पैदा करने में। हर्बिसाइड्स पहले जो यूज होती थी वो हर्बिसाइड्स यूज होते। हर्बिसाइड्स वो केमिकल्स थे जो वीड्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होते थे। वीड्स जड़ी बूटियां होती हैं। जब हम फसल काश्त करते हैं तो कुछ पौधे खुद ब खुद उग जाते हैं उसके अंदर, और वो जो न्यूट्रिशन होती है वो शेयर करते हैं, हमारी फसल को अफेक्ट करते हैं, यील्ड को। तो उसके लिए हम हर्बिसाइड यूज करते थे। इसी तरह हम पेस्टिसाइड यूज करते थे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। पेस्टिसाइड्स भी केमिकल्स थे जो इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते थे। इनको क्रॉप एनिमीज कंसिडर किया जाता था ना, वीड्स और इंसेक्ट्स को, तो इनके लिए ये केमिकल्स यूज होते थे। अब ये जो केमिकल्स थे ये इन वीड्स को या इंसेक्ट्स को डैमेज करने के साथ साथ, किल करने के साथ साथ हमारी जो फसल है, फसल के जो पौधे हैं उनको भी डैमेज करते थे। अब बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट इंसर्ट करते हैं वीड रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स इनटू द बैक्टीरियम, इनटू द प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर वो ऐसे जीन इंसर्ट कर देते हैं जो वीड रेजिस्टेंट भी होते हैं और पेस्ट रेजिस्टेंट भी। मीन कि वो जो जीन होता है वो इन मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर ऐसी प्रोटीन को प्रिपेयर करता है कि जो हार्मफुल होती हैं वीड्स के लिए भी और पेस्ट या इंसेक्ट्स जो हैं उनके लिए भी वो नुकसानदेह होती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि इन पौधों को, हमारी फसल के जो पौधे हैं इनको नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ इनके अंदर ये प्रोटीन बन रही है जो कि उन पेस्ट के लिए, इंसेक्ट्स के लिए या जो वीड्स हैं उनके लिए नुकसानदेह है।
वे वीड्स कौन सी कुछ ऐसी होती हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो हमारे पौधों के ऊपर ही जो है वो लपट कर ऊपर जाते हैं और पौधों से खुराक लेते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली इन प्रोटीन से। तो फिर जब कल्टीवेशन हम करते हैं ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, तो इससे क्या रिजल्ट होता है, क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो इम्प्रूव हो जाती है और ह्यूमन यूज के लिए ये सेफ भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो पॉइजन का यूज होता है फसल के ऊपर, तो लाजिम बात है कि उसमें जो फ्रूट्स वगैरह उनके ऊपर भी पॉइजन होगा, तो उसका पॉइजनस इफेक्ट बॉडी तक ट्रांसफर हो सकता था। जबकि ये जो बायो रेमेडिएशन जेनेटिकली जो हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो हो रही है, इससे ह्यूमन बॉडी जो है वो सेफ रहती है, फसल की पैदावार भी बढ़ गई है और बॉडी भी सेफ है। मेजर क्रॉप्स जो कि मॉडिफाई की गई हैं उनमें मेज है, मकई का पौधा जो होता है, वीट है, राइस है, कैनोला है, पोटैटो है, सोयाबीन है, कॉटन वगैरह, ये ऐसी फसलें हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा चुका है। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि ड्राउट क्या होती है, खुश्कसाली, जिसको कि पानी की कमी कहते हैं, पानी की कमी का हो जाना या एक्सेसिव सॉल्ट्स का होना सॉइल के अंदर सॉल्ट्स ज्यादा हैं, ये भी हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए, फसलों की प्रोडक्शन के लिए ये भी नुकसानदेह होती हैं चीजें। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं टू फाइंड जीन्स, ऐसे जीन्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इन फसलों को इस काबिल करेंगे कि वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर सकें, यानी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं वो उनको बर्दाश्त कर सकें। ये बेटा देखें एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में क्या बताया गया कि इसने इनकलाब पैदा किया है एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट में और फसलों की पैदावार बढ़ाने में। आपको शुरू में बताया गया है कि हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ये यूज होते थे क्रॉप एनिमीज को खत्म करने के लिए, वीड्स को और इंसेक्ट्स पेस्ट को, लेकिन ऐसे केमिकल फसलों को भी नुकसान पहुंचाते थे। अब बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम क्या करते हैं, हम अपनी फसलों के जो पौधे हैं उनके अंदर वीट रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस रखने वाले जीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब इन जीन्स का क्या काम होता है, ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो वीड्स को, पेस्ट को और इंसेक्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए हार्मफुल होती हैं। हमारी फसल जो है वो उनसे महफूज रहती है। एक तो हमारी फसल की पैदावार ज्यादा हो जाती है और दूसरा ह्यूमन बॉडी जो है वो भी सेफ रहती है ऐसी फसलों की कंजम्पशन से, क्योंकि कोई पॉइजनस इफेक्ट्स नहीं होते। उसके बाद ये मेजर क्रॉप्स आपको बता दी गई हैं, मेज, वीट, राइस, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई की जा चुकी हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया था कि ड्राउट यानी पानी की किल्लत जो है, कमी पानी की, जहां पानी थोड़ा हो या एक्सेसिव 60 साल में हो, ऐसी जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, इनके लिए पौधे को तैयार करने के लिए कि पौधा ऐसी कंडीशंस को बर्दाश्त कर सके, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो ऐसे जीन्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो जब फसलों में इंसर्ट कर दिए जाएंगे तो ये फसल के पौधे यानी हमारी फसलें ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकेंगी। नेक्स्ट आपको बताया गया फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन के हवाले से कि बेटर क्वालिटी जीन्स यूज करते हुए एनिमल्स के अंदर हम हाई यील्ड ऑफ मिल्क और मीट प्रोड्यूस करते हैं। यानी जब हम ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं एनिमल्स के अंदर तो वो एक तो मोर मिल्क प्रोड्यूसिंग बनते हैं या फिर वो गुड मीट प्रोड्यूसर होते हैं, गुड मिल्क प्रोड्यूसर हैं या गुड मीट प्रोड्यूसर्स हैं। तो ऐसी क्वालिटीज जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए यूज की गई है। नेक्स्ट बताया गया आपको पौधों के अंदर बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए और उनकी शेल्फ लाइव्स को बढ़ाने के लिए। शेल्फ लाइव्स क्या होती हैं कि हम कोई भी ऐसी जो सब्जी वगैरह है या फ्रूट्स हैं इनको हम स्टोर कर दें और वो स्टोरेज के दौरान सही रहें, ज्यादा देर तक, जब तक वो कंज्यूम नहीं होते तो उनकी क्वालिटी इफेक्ट ना हो, तो हम कहेंगे इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो गई है। तो शेल्फ लाइफ ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बात है। बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज होती हैं फॉर क्यूरिंग डिजीजेस एंड इंप्रूविंग हेल्थ। डिजीजेस ऐसी डिजीजेस जो कि प्रीवियसली जो हैं वो
क्योरेबल नहीं थी, नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट जो है तो इट वाज अवेलेबल टू ट्रीट देम, कोई खास ट्रीटमेंट उनकी नहीं थी। अब वो ट्रीट की जा रही हैं, कैसे? बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज करते हुए। हम इसके लिए प्रोसेस क्या यूज करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं हम रूट कॉजेज ऑफ डिजीजेस, बीमारी को पैदा करने वाली जो बीमारी की जो वजूहात होती हैं, बुनियादी वजूहात, रूट कॉजेज के बुनियादी जो वजूहात हैं बीमारी की, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम इन्हीं बीमारियों के अगेंस्ट वर्क करने वाली मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं और जेनेटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं उनको करेक्ट करते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट्स मीन जो जीन्स की खराबी होती है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती है, हम उन जीन्स को रिप्लेस कर देते हैं न्यू जीन्स के साथ। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं हेल्थ के केस में। ये मेजर रोल्स थे टेक्नोलॉजी के जो आपको बताए गए हैं। वेरियस जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं विच आर यूज्ड टू सेव लाइव्स, उनमें ये कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको दी गई हैं, जिसमें इंसुलिन है। ये डायबिटिक्स जो पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए यूजफुल है। वैक्सीन्स जो हैं ये यूज होती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शन काज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करने के लिए ये वैक्सीन यूज की जाती हैं। जो बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाए तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये एंटीबॉडीज अब ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता जिस बीमारी के अगेंस्ट वो वैक्सीन होती है, उस बीमारी के जरासीम जो हैं दे टेक एंट्री इनटू आवर बॉडी, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द एंटीबॉडीज व्हिच आर ऑलरेडी देयर इन द बॉडी। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि यूजफुल हैं फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। फिर बीटा एंडोर्फिन, बीटा एंडोर्फिन ये पेन किलर ड्रग है। उसके बाद इंटरफेरॉन, ये वर्ड है इंटरफेरॉन, ये एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाता है, यानी वायरस के अगेंस्ट प्रोटीन बनाता है। तो ये चीजें हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स थी। नेक्स्ट आपको कुछ टेक्निक्स बताई जा रही हैं। 3 टेक्निक्स हैं। एक है जीन थेरेपी, एक जेनेटिक टेस्टिंग है और एक क्लोनिंग है। जीन थेरेपी में बेटा ये होता है एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है ये। इसके जरिए हम जेनेटिक और जो एक्वायर्ड डिजीजेज होती हैं जैसे कैंसर या एड्स वगैरह, उनको ट्रीट करते हैं। जेनेटिक डिजीजेस कौन सी होती हैं? जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं, जो जीन्स की खराबी की वजह से होती हैं। और एक्वायर्ड डिजीजेस कौन सी होती हैं? जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं, बस वायरल इन्फेक्शंस जैसे हो जाती हैं। ये एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं। जो लाइफ टाइम में बॉडी में प्रोड्यूस हुई है वो एक्वायर्ड डिजीजेस हैं। जो जीन्स की खराबी की वजह से पिछली नस्ल से ट्रांसफर हुई है वो जेनेटिक होती हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं उनको हम सप्लीमेंट या रिप्लेस करते हैं नॉर्मल जीन्स के साथ। सप्लीमेंट करना मीन कि वो जीन तो काम नहीं कर रहे, लिहाजा हम उनकी जगह नए जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। रिप्लेस कर देना यानी उनको हम कट करके रिमूव कर देते हैं उन जीन्स को और उसकी जगह हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो ये जीन थेरेपी होती है। अब चूंकि सही जीन बॉडी में आ जाता है तो वो जो डिसऑर्डर था जीन की खराबी की वजह से अब वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दूसरी इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है वो जेनेटिक टेस्टिंग है। ये लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है। इसके जरिए हम क्या करते हैं, हम जेनेटिक डायग्नोसिस करते हैं इनहेरिटेड डिजीजेस की। विरासती बीमारियां जो एक नस्ल से दूसरी में ट्रांसफर होती हैं उनकी हम जेनेटिक जो है वो डायग्नोसिस करते हैं। जेनेटिक डायग्नोसिस मीन कि हम देखते हैं कि उसको कंट्रोल करने वाले जीन्स कौन से हैं, कौन से जीन्स हैं जो कि इन डिजीजेस को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि पिछली नस्ल से आगे ट्रांसफर हुए हैं और अगली नस्ल में भी वो बीमारी आई है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे, फाइंड करेंगे वो जीन्स। इसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन डीएनए की होती है। डीएनए टेस्टिंग जिसको कहा जाता है, हम डीएनए टेस्ट करते हैं, सारे जीन्स को स्टडी करते हैं। तो जब पता चल जाता है कि अब कौन सा जीन इफेक्टिव है हम उसको सप्लीमेंट कर देते हैं, यानी उसको हम रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी जीन के साथ। इस जेनेटिक टेस्टिंग का एक और आपको यूज बताया गया, टू फाइंड चाइल्ड्स पैटर्निटी और पर्सन्स एंसेस्ट्री, किसी भी आदमी के
वालदैन को मालूम करने के लिए, किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को मालूम करने के लिए। अब बच्चे के पेरेंट्स को कैसे, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में अगर बच्चे प्रोड्यूस होते हैं और वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो हम अगर ये पता चलाना चाहते हो कि अब ये बच्चे, कौन सा बच्चा किस पेरेंट का है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उस बच्चे का भी डीएनए टेस्ट होता है और दोनों बच्चों का भी हम कर देंगे डीएनए टेस्ट और उनके पेरेंट्स का भी कर देंगे। फिर उनको हम मैच करते हैं, तो जिनका डीएनए जिन बच्चों का जिन पेरेंट्स से मिलता है, इससे हम पैटर्निटी जो है चाइल्ड्स की वो फाइंड कर लेते हैं चिल्ड्रन। नेक्स्ट, पेरेंट्स एंसेस्ट्री इसी तरह से होती है। ये एक्सीडेंटल केसेस में देखें, कोई जिस तरह प्लेन क्रैश वगैरह कोई भी कोई इंसिडेंट्स होते हैं, बर्निंग के इश्यूज आते हैं, तो वहां पे जो डेड बॉडीज होती हैं तो उनकी भी डीएनए टेस्टिंग होती है, तो उससे पता चलता है कि कौन सा पर्सन जो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इसमें क्लोनिंग है, बायोटेक्नोलॉजी की जो थर्ड टेक्निक बताई गई। ये लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है। ये मुख्तलिफ किस्म की जेनेटिक एनालिसिस जो है उसमें यूज होती है। जेनेटिक एनालिसिस मीन जीन्स की स्टडी में। एनिमल क्लोनिंग के जरिए हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स के ऑर्गन्स की प्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स के ऑर्गन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन ये क्लोनिंग का प्रोसेस याद रखें, इसके जरिए न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हर बॉडी सेल के अंदर क्रोमोसोम तो सारे होते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गन के अंदर सिर्फ वही जीन फंक्शनल होते हैं जिन जीन्स ने उस ऑर्गन के काम को कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगर हम सोमैटिक बॉडी सेल लेकर, जनरल बॉडी सेल लेकर उसको आर्टिफिशियल फूड मीडिया प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, तो उसके सारे के सारे जीन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो वो एक सेल जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो ये क्लोनिंग है, न्यू ऑर्गेनिज्म का बनाना। जैसे आगे देखें, ये बताया भी कि स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट लाइव स्टॉक, क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट। मसलन अगर हमें पता है कि एक भैंस है या गाय है वो अच्छा दूध देती है, तो हम उसकी क्लोनिंग करके एग्जैक्टली उसी तरह की और जो है वो काउज या बफलोस बना सकते हैं। इस अगर गुड मीट प्रोड्यूसर कोई एनिमल है, हम उसकी क्लोनिंग करके उसी तरह के, बिल्कुल उसी तरह के जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट वाज about biotechnological techniques, gene therapy, genetic testing, and cloning. Next, it is their role of science and technology in our society, in our environment. तो बताया गया कि कुछ environmental problems जैसे pollution है, degradation of land and sewage water है। sewage water क्या होता है? ये निकासी का पानी जो होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट वगैरह जिसमें होते हैं, उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको, उसकी डिग्रेडेशन, ये चीजें ये रिजॉल्व कैसे होती हैं? बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। ऐसे में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होते हैं वो यूज होते हैं टू ट्रीट सीवेज एंड रिफ्यूज। सीवेज ये निकासी का ये पानी वगैरह हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, और रिफ्यूज क्या होता है? वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं ये उस पानी के अंदर ही मौजूद हैं। तो हम बैक्टीरिया को क्या ये कैसे यूज करेंगे? जब बैक्टीरिया उसमें हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो उसमें बेटे जितना ये ऑर्गेनिक मैटर होता है ये उसको डिकम्पोज कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बताया गया जो स्पिल्ड ऑयल है, मसलन बहरी जहाज जैसे समंदर में जब वो चल रहा था तो वहां पे कुछ ऑयल स्पिलिंग होगी, ऑयल गिर गया है। अब उस ऑयल को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया यूज होते हैं। ऑयल भी तो बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, तो ये बैक्टीरिया उनको भी डिकम्पोज करके खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट बताया माइक्रोब्स का यूज ये बायोपेस्टिसाइड के तौर पे। अब बायोपेस्टिसाइड के तौर पे इनका क्या यूज होगा कि पेस्ट के अंदर ये हमारे बैक्टीरिया पैथोजन का काम करेंगे। जो पेस्ट होंगी, सुंडियां होंगी, उनके ऊपर ये क्या करेंगे? उनके अंदर पैथोजन का काम करेंगे। जैसा ह्यूमन बॉडी में कोई भी बीमारी पैदा करने वाला जरासीम एंटर होता है तो बीमारी पैदा कर देता है, जिस्म को बीमार कर देता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये पेस्ट के अंदर भी बिल्कुल ऐसे होगा कि वो उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा करेंगे, पैथोजन का काम करेंगे और उनको किल कर देंगे। बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इनका यूज क्या है? बस सॉइल के अंदर देखें जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड जब सॉइल में प्रोड्यूस होते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है।
उसके बाद बायोसेंसर्स के तौर पे इनका यूज किया है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि मसलन वाटर है तो वाटर के अंदर कितना वेस्ट ज्यादा है, कितना किस एक्सटेंट तक है, उस एक्सटेंट को नोट करने के लिए, उस हद को नोट करने के लिए बैक्टीरिया का हम क्या यूज करते हैं। मसलन एक होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये वहां पे क्या करेंगे, अगर उस पानी के अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा होगा तो लाज़मी बात है इनको डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ज्यादा यूज होगी, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाएगी। इसके लिए टर्म यूज होती है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन, EUTROPHICATION, यूट्रॉफिकेशन, ऑक्सीजन की कमी हो जाना due to this decaying action of bacteria present in soil, and the decay was due to the presence of large amount of organic matter। कि ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट मैटर जो कि पानी में ज्यादा था, उसको डिके करने के लिए बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हुई, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो गई है, उसकी कमी हो गई है। तो बताया कि ये चीजें डेवलप हो रही हैं बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के जरिए, जो है ये माइक्रोब्स को डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बताया बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं जीन को जो वीड प्लांट्स के अंदर होते हैं, और वो क्या करते हैं, दे एनेबल द प्लांट टू शो टॉलरेंस टू सॉल्ट्स, ड्राउट, हीट एंड कोल्ड। यानी अगर हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जिनके ऊपर ना तो पानी की कमी का असर होता है, ना गर्मी का, ना सर्दी का, ना सॉल्ट्स का, तो फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके अंदर कौन से जीन्स हैं जिनकी वजह से उनके अंदर ये एबिलिटी आई है। अब वो जीन हम जो है हम इंसर्ट कर देते हैं अपनी फसलों के पौधों के अंदर, तो हमारी फसलों के अंदर भी वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। मसलन ये जीन जब हम टमाटो के अंदर या टबैको सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रायल के तौर पे करके देखा गया, तो उनमें क्या होता है, दे कैन विथस्टैंड द सडन एडवर्स कंडीशंस फॉर बेटर देन द ऑर्डिनरी सेल्स। हाँ, दूसरे सेल्स की निस्बत वो सेल टमाटो के या टबैको के जिनमें हम ये जीन इंसर्ट कर चुके होते हैं, तो वो विथस्टैंड कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं एडवर्स कंडीशंस को। ये जो एनवायरमेंट की कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन जो हैं, मसलन टेम्परेचर का ज्यादा होना, पानी की कमी होना वगैरह, इस किस्म की जो कंडीशंस होती हैं वो फिर इनको बर्दाश्त कर सकते हैं। और बता रहे हैं कि ये जो ट्रायल्स हो रही हैं, अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होती हैं तो फिर क्या होगा कि हम इन जीन्स को अपनी फसलों के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो हमारी फसलें जो हैं, हमारी फसलें अनफेवरेबल कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकेंगी, बर्दाश्त कर सकेंगी। जीन थेरेपी, जीन टेस्टिंग, क्लोनिंग वगैरह, ये एग्जांपल्स ऐसी थी जो पहले डिस्कस की हमने, जो वेरियस जेनेटिक डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं। It was all about this topic. Now you can raise your hands to ask questions regarding this topic. जी बेटे। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जी सर, जब वैक्सीन्स आपने बता रहे थे हमें वैक्सीन्स के बारे में, तो सर जब वैक्सीन्स डेड या फिर बिल्कुल वीक उनको देते हैं जो वायरस होता है, फॉर एग्जाम्पल सर आजकल के दिनों के अंदर सर कोरोना वायरस है सर, इसकी वैक्सीन फाइंड करनी है, तो सर ऐसा पॉसिबल है कि सर जो वो वैक्सीन है उससे जिस टाइम पे वो फाइंड हो उस तक जो वायरस है वो अपनी शक्ल तब्दील कर चुका हो या वो स्ट्रॉन्ग हो चुका हो? जी बेटे, अगर वायरस के अंदर जिस वायरस के अगेंस्ट वो बनाई गई है, अगर उसमें चेंज आ गई है, जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, वेरिएशंस आई हैं, वो इवॉल्व हो गया है वेरिएशन के इकट्ठे होने से, तो लाजमी बात है कि फिर उसके अगेंस्ट वो हमारी वैक्सीन काम नहीं करेगी, हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। आपको मालूम होगा, ये एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल ले लें कि एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बार बार क्यों चेंज की जाती हैं, वो स्पेसिफिक क्यों यूज की जाती हैं। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं कि जिनके अगेंस्ट वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके होते हैं, वो वैक्सीन अब यूज भी कर लेंगे, सॉरी वो एंटीबायोटिक यूज कर लेंगे, कोई असर नहीं होता। तो रिसर्चेस कंटिन्यू रहती हैं, तो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट फिर ऐसी एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं जो उनको किल कर सकती हैं। तो वायरस का भी बिल्कुल ऐसे ही है, एक वैक्सीन हम बना लेंगे
अगर वायरस में कोई चेंजेस आएंगी तो हम उस वैक्सीन को, जायज़ बात है वो तो यूजफुल नहीं रहेगी, हम नई वैक्सीन बनाएंगे। सर और दूसरी बात ये कि सर जब हम ये सब पोलियो का है तो सर जो पोलियो के लिए वैक्सीन लेते हैं जी इंजेक्शन सर, तो वो वीक यहाँ पे बिल्कुल ही डेड वायरस उसका वो बिल्कुल ही डेड होता है सेल जी सर, वो उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जब सर रियल अटैक होता है पोलियो का तो सर उसके अंदर फिर वो हमारी बॉडी किस तरह इस काबिल हो जाती है, क्योंकि वो तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा जी। देखें, उसका अटैक। बॉडी को जस्ट मोटिवेट करना है, बॉडी को हमने स्टिमुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके एक सिंपल सी एग्जाम्पल पहले दे देता हूं आपको कि अगर एक शॉप है, शॉपकीपर को नहीं पता कि यहाँ पे चोरी भी हो सकती है, तो वहां पे कोई भी चोर जो है वो अटैक कर सकता है, चाहे वो कमजोर होगा चाहे वो ताकतवर होगा। लेकिन अगर कोई कमजोर चोर वहां पे आता है और वो पकड़ा भी जाता है, लाज़िम बात है वो चोरी तो नहीं कर सका, लेकिन अब वो जो दुकानदार है वो एक्टिव हो गया है, अब उसको खतरा है कि यहाँ कोई भी चोर आ सकता है। वो ये नहीं अब समझेगा कि यहाँ तो कमजोर चोर ही आने हैं, वो उसके एक्टिव हो चुका है, वो सोचेगा कि अब कोई भी बंदा आ सकता है, वो अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा टू फाइट अगेंस्ट दैट thief whatever he may be there। तो चूंकि अब वो एक्टिव है जिस तरह, तो वो अपनी चीज जो है उसकी हिफाजत कर सकता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी देखें, एक दफा जब एक्टिव हो जाता है तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाए, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो अगर रियल जर्म्स दाखिल हुए हैं तो वो एंटीबॉडीज उनको किल कर देते हैं। और अगर हमने स्टिमुलेट ना किया होता अपनी बॉडी को, तो फिर क्या रिजल्ट होना था कि जैसे वो जर्म्स आने थे, जर्म्स ने अटैक कर देना था और हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी मौजूद नहीं होने थे। अब फाइट, डायरेक्ट फाइट ही होनी थी। इसको यूं समझ लें कि जो शॉपकीपर है उसके पास तो कोई असला ही नहीं है और जो चोर आए हैं वो असले के साथ आ गए हैं, लिहाजा लाज़िम बात है अब तो चोर ही डोमिनेट करेंगे। लेकिन अगर दुकानदार को पहले से मालूम है, उसको खबर कर दी गई है, वो आगे से असर तैयार करके बैठा है, अपनी टीम लेके बैठा है, तो लाज़िम बात है वो अपने आप को सेव कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकता है। जी बेटा। थैंक यू सर। हाँ जी बेटा। सर मैंने आपसे ये पूछना था, यूज ऑफ जीन्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सर ये हार्मफुल नहीं होते? बेटे जीन्स का यूज हार्मफुल नहीं होता। हम जीन्स जो हैं पौधों के अंदर जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो ऐसे जीन्स होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन की एबिलिटी पाई जाती है। उन्होंने वो प्रोटीन बनानी होती है और वो प्रोटीन ऐसी होती है जो हमारी फसल के पौधों के लिए नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन जो जड़ी बूटियां होती हैं या पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। जी। और आपकी आवाज नहीं आ रही। जीन थेरेपी एंड जेनेटिक टेस्टिंग। जीन थेरापी और जेनेटिक टेस्टिंग मैं दोबारा बता देता हूं। जीन थेरापी, इसके जरिए ये होता है कि वो डिजीजेज जो जेनेटिक होती हैं, यानी जीन्स की खराबी की वजह से होती हैं और नस्ल दर नस्ल चलती हैं, उन बीमारियों की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है, हम उसको कट करके रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बॉडी में। अब चूंकि जीन हेल्दी आ जाता है बॉडी में, तो वो बीमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ये है जीन थेरापी। दूसरा जो जेनेटिक टेस्टिंग है, इसके जरिए ये होता है कि डीएनए को टेस्ट किया जाता है। मसलन किसी बीमारी का सबब बनने वाले जीन्स अगर मौजूद हैं, तो हम पहले डीएनए को टेस्ट करके वो जीन्स मालूम करते हैं कि कौन से जीन्स हैं, फिर हम उन जीन्स को रिप्लेस कर देते हैं। एक और आपको डीएनए की एग्जामिनेशन का बताया गया था कि चाइल्ड्स पैटर्निटी मालूम कर सकते हैं या पर्सन की एंसेस्ट्री, कि उसके आबाओ अजदाद का पता चलाने के लिए कि उसकी फैमिली कौन सी है, उसके पेरेंट्स कौन से हैं, तो ये मालूम कर सकते हैं। हम डीएनए टेस्ट करते हैं उस बंदे का भी, उसकी फैमिली का भी, तो जिसके साथ मैचिंग हो जाती है, तो इससे हमें ये चीज जो है वो मालूम हो जाती है कि उस कंसर्न्ड पर्सन की एंसेस्ट्री क्या है, या बच्चा जो है तो उसकी पैटर्निटी क्या है, यानी उसके पेरेंट्स कौन है।
ये बेटे ये आपके 2 क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट सर ह्यूमन क्लोनिंग पॉसिबल है? बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग पॉसिबल है, हर ऑर्गेनिज्म की, हर एनिमल की, हर पौधे की क्लोनिंग पॉसिबल है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की क्लोनिंग जो है देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ओवर इट, इट इज नॉट अलाउड। पॉसिबल है, अलाउड नहीं। अगर ये अलाउड होती, अगर अलाउड हो तो ये क्लोनिंग ऐसे है कि फॉर एग्जांपल हमारे क्रिकेटर्स हैं टीम के, तो जो अच्छा खेलता है वो अगर थक गया है तो उसको हम दूसरी दफा उसी जगह उसका क्लोन भेज सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कॉपी होगी, बिल्कुल नहीं पहचाना जाएगा। सर लेकिन उससे उसका आदतें वगैरह कुछ भी 100% उसकी कॉपी, उसका डुप्लीकेट होगा वो। सर स्टैमिना भी और हर चीज उसकी वैसी होगी, डेवलपमेंट भी उसकी जल्दी होगी, और लेकिन इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, चूंकि साइंस के अंदर ये पॉसिबल है लेकिन हमारे मजहब के अंदर ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट ये बेटे सर जैसे आप बता सकते हैं, आप बता रहे थे कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है कि ह्यूमन की कॉपी करने में। सर ऐसा पहले कभी हुआ कि कोई कॉपी बनी है एक इंसान की? नहीं बनाई कि ट्राई करने के लिए कि ऐसे सच में होता है कि लेकिन इंसानों के ऊपर जो है वो नहीं की गई, स्टार्ट भी नहीं किया गया। जब एनिमल्स के ऊपर, अदर एनिमल्स पे पॉसिबल है तो इंसान पे क्यों नहीं हो सकती? प्लांट्स के ऊपर पॉसिबल है, हो रही है, इंसान पे पॉसिबल है लेकिन अलाउड नहीं है, इसलिए ट्राई भी नहीं की। अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम बॉय साइड, आई वाज एक्सपेक्टिंग मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू, many genius students are there on boy side also, but shortage of questions is there. From girls I am receiving very technical questions. Next सर आपने जैसे बताया कि रिप्लेस करते हैं हेल्थी सेल से, तो ऐसे कैंसर और एड्स जो पेशेंट है वो रिकवर कर जाता है? जी हो जाते हैं। और सर मैंने आपसे कहना था कि इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं बेटे, मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। इंटरफेरॉन्स जो हैं ये एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं कि बॉडी के अंदर ये इंजेक्ट कर दी जाएं, कोई भी वायरस जो है उसका अटैक होता है तो इंटरफेरॉन के जरिए हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। यानी यूं समझ लें जैसा एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होती है ना ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम के जरिए, वैक्सीन के जरिए, तो ये एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी है कि इंटरफेरॉन के जरिए हम वायरस को कंट्रोल कर लेते हैं। वायरस का जब अटैक होता है तब उसको कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट no question? Okay bete, we end now our meeting, and tomorrow there will be question answer session of chapter 1, and the day after tomorrow question answer session of this chapter will be there, so you are to be ready for that.